हेलो बालक बालिकाओं, मैं ओम चौधरी स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। और आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड रहने वाला वेक्टर का। और हमने इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं वेक्टर के। ठीक है, आई होप आपने वो दोनों लेक्चर देख लिए होंगे और आप डीपीपी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक दे रखा है ड्राइव का, उसमें आपके लिए डीपीपीज है, वो जाके सॉल्व करिए। जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है या आधा लेक्चर कंप्लीट होता है, आप डीपीपीज लगाना, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि फिजिक्स में ये वेक्टर कहाँ पे काम आ रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है आप डीपीपी जरूर लगाना, ठीक है। आइए, हम इससे पहले अभी तक जो टॉपिक देख चुके हैं वेक्टर में, वो अपना ए वेक्टर बी वेक्टर जो भी उनके बीच में एंगल वैंगल था और मैग्नीट्यूड निकालना, सब्ट्रैक्शन वगैरह के क्वेश्चन हमने किए, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये सारी चीजें हमने कर ली है। टाइप ऑफ वेक्टर, एंगल वेक्टर के बीच का निकालना और इसकी स्पेशल कंडीशंस, 2 वेक्टर का समीशन के लिए रिजल्टेंट वगैरह, वेक्टर का रिजल्टेंट कब कब हो सकता है, कब नहीं, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। ठीक है, और हमने सब्ट्रैक्शन पे जाके चैप्टर खत्म किया था। हाँ, सब्ट्रैक्शन का जो यूज है वो बहुत जगह है। ठीक है, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी लास्ट में। और सब्ट्रैक्शन का बहुत यूज है, ध्यान रखना। जैसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, है ना, हमेशा चेंज निकालने के काम आता ही आता है। तो इसकी मैंने ऊपर आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए ट्रिक्स भी बताई है कि जब भी 2 के मैग्नीट्यूड हो तो आप रिजल्टेंट कैसे लिख पाओगे। आओ आज इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अपने, उनको कंप्लीट करने के बाद में रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर या फिर वन वेक्टर का रिजोल्यूशन इन प्लेन में कैसे करते हैं, या फिर जो तुम सुनते हो ना आई जे के, भाई सर आई जे के में वेक्टर लिखे होते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं, आज उसका टॉपिक रहने वाला है। उससे पहले मैं सब्ट्रैक्शन के कुछ आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये तो इसको यूजेस थे। यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आया आपके पास, फटाक से आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। आप ट्राई करना चाहो तो पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई करो, उसके बाद में मैं जो आंसर लिख रहा हूँ वो आंसर देखो आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट होइए। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखो 2 वेक्टर है ए और बी के बीच में आपके पास ए और बी वेक्टर दे रखा है, और ए और बी के बीच में एंगल कितना दे रखा है, 37, थीटा 37 दे रखा है, ओके। और ए और बी है अपना 5 और 10, ठीक है। तो ये बड़ा सा सिंपल है। इस ये पूछ रहा है ए माइनस बी का मोड का मतलब सर इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो, है ना। सिंपल, ए माइनस बी का मोड का मतलब है ए माइनस बी का रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था सर, जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आती थी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करते थे हम, और कॉस थीटा करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रखो सर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, -2 × 5 × 10 और cos 37, है ना। तो आप लिख पाओगे कि सर यहाँ पे तो 25 हो गया, ये 100 हो गया, और ये सर 2 × 50 हो गया, और सर जो 37 है, cos 37 होता है, उसकी वैल्यू 4/5 होती है। मैंने आपको कई बार सिखाया कि सर cos 53 की वैल्यू याद रखा करो 3/5, तो उसकी अपोजिट वैल्यू cos 37 की वैल्यू कितनी होगी सर, 4/5। जो बची हुई वैल्यू है वो उसकी होगी, है ना। तो देखिए इसमें ये 5 से 10 टाइम गया, इसको सॉल्व कर लो, ये 125 माइनस सर ये 2 × 40 80 हो गया सर ये 45 आ गया। √45 इसका आंसर हो जाएगा। √45 को क्या लिख सकते हो सर, √45 को हम लिख सकते हैं बताओ सर, 9 × 5, तो 3√5 आ गया सर हमारा आंसर। ओके, दिख रहा है ना नीचे, ओके। सर फोर्थ आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए आगे, आ गया इसका आंसर। तो सेकंड देखो सर, एक बॉल दिख रही है हमें यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई, तुम्हें बॉल दिख रही है, आगे बताओ सर, इस बॉल की वेलोसिटी इधर है इस डायरेक्शन में, और फिर जब दीवार के टकरा के वापस आती है तो उसकी वेलोसिटी ये हो जाती है।
और यहाँ पे बोल रहा है कि जब बॉल की तरफ आता है तब उसकी स्पीड वो रहती है और वापस डिफ्लेक्ट होता है या फिर रिटर्न बैक होता है, तो वो अपनी डायरेक्शन में, इनिशियल डायरेक्शन में रिटर्न बैक हो जाता है और सेम वेलोसिटी भी सेम रहती है। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी बताओ। सर 20 से आया था 20 से गया तो जीरो, जीरो आंसर नहीं है बालक, ध्यान रखना, ठीक है, जीरो आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ए वेक्टर आपका ऐसे है, मतलब वी ए वेक्टर बोल दो, वेलोसिटी है सर 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में था, और जाते टाइम सर, जाते टाइम बी वेक्टर बोल दो इसको, फाइनल वेक्टर को, सर 20 था बट इस डायरेक्शन में था, जाते टाइम इसमें था, आते टाइम इसमें है, डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, हाँ सर सही बात है। तो चेंज निकालना है हमें, तो चेंज क्या होता है सर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो मान लो आप फाइनल वेलोसिटी इधर है, ठीक है, उसको पॉजिटिव मानते हो आप, तो या फिर आप डायरेक्शन के साथ लिखते हो, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको आप मान लो पॉजिटिव, मान लो इसको मान लेते हैं हम, इधर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इधर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा हमें। हाँ सर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी सर 20 माइनस का साइन, और इनिशियल, सर इनिशियल भी आपकी क्या हो गई सर, इनिशियल आपकी माइनस का 20 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया सर, 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 मतलब 40 आ गया। अच्छा, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहती है ना तो ऐड हो जाती है, ध्यान रखना। ओके, हाँ सर ये तो समझ में आ गया। इसको वेक्टर से करते हैं तो सर, अरे वेक्टर से भी कर सकते हो भाई, सबट्रैक्शन का पता है ना, रिजल्टेंट का, हाँ सर पता है हमें, क्या होता है सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सर ये तो ऐसे हैं, ए इधर है बी इधर है, दोनों के बीच में सर 180 डिग्री आ रहा है एंगल तो इनके बीच, हाँ तो कोई बात नहीं, तो क्या लिखोगे, तो सर यहाँ पे लिख देंगे हम, ए आपका 20 है, बी भी 20 है, और सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे, इसीलिए माइनस का साइन लिखा है सर, 2ab, ए आपका क्या आ गया सर 20, और ये भी 20, और cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा सर, ये 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, और 2 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू, देखो इधर, 2 इंटू 20 का स्क्वायर, सर 20 का स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर रह गया सर 1 प्लस 1 प्लस 2, अरे हाँ सर 2 इंटू 20 इंटू सर रूट अंदर रूट 4, 4 का हो गया 2, तो सर 40 आ गया, अरे हाँ सर, सर दोनों तरीकों से हमें आंसर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया कि वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, और इक्वल इक्वल है तो डबल कर दो सीधा ही, ठीक है। और मैंने दूसरा तरीका भी ये भी बताया वेक्टर से भी, क्योंकि हमें रिजल्टेंट क्या दिखा रहा था, वी बी माइनस वी ए, इन दोनों का वी बी माइनस वी ए का सबट्रैक्शन दिखा रहा था, इसलिए मैंने सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन ही तो दिखाएगा चेंज, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज दिखा रहा है और वो वेक्टर है, तो ध्यान रखना सबट्रैक्शन, वेक्टर ऑफ सबट्रैक्शन याद रखना। ओके, और वहां से आप इजीली लिख पाओगे आप आंसर। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आप ढंग से, इस कॉकरोच की वेलोसिटी इधर थी 5, थोड़ी देर बाद में ये इधर हो गई, परपेंडिकुलर हो गई इसके, तो एक बात बताओ मेरे को, अब यदि चेंज इन, पता है चेंज इन वेलोसिटी निकालना है आपको, मतलब वी एफ माइनस वी आई का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, है ना, तो आप क्या करोगे बताइए सर, वही आपने जो तरीका बताया,
कि रिजल्टेंट निकालना है इसका, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है सर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, 2ab सर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे सर, ए अपना 5 है, बी अपना 5 है, और माइनस 2 5 इंटू कॉस 90। ये वाली 90 पे सर पूरी टर्म जीरो हो जाती है, तो सर हम तो 5 इंटू 5 √2 आ गया ये तो। मतलब सर चेंज इन वेलोसिटी आपकी 5 आएगी सर, उसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा, 5 √2 आएगा। अच्छा ये चीज तो ध्यान रखना, ऐसे लिखी दिया हमने। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है और एंगल 90 है, तो याद करो मैंने कुछ तरीका बताया था क्या, शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्या, नहीं बताई तो याद रख लो, यहां पे याद कर लेना। शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक है कि सर जब भी हम बात करें, यदि रिजल्टेंट में दोनों का समीशन करना है, मान लो हमें किसी का सम करना है और यदि किसी का एक है कि किसी का सब्ट्रैक्ट करना है, दो वेक्टर है दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, एक में तो समीशन करना है एक में एडिशन करना है। एंगल जो है ना उनके बीच में 90 है और मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है और 90 एंगल है। तो याद रखना जो रिजल्टेंट होगा ना, जो भी रिजल्टेंट होगा वो आपका 2 इंटू किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2a इंटू कॉस थीटा बाई 2, रिजल्टेंट डायरेक्ट मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आप लिख पाओगे ऐसे, यदि एडिशन करना है तो। और यदि मान लो दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है और एंगल थीटा है 90 और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना है, a है, इक्वल है, तो ध्यान रखना आप r इक्वल टू क्या लिखोगे सर 2a साइन थीटा बाई 2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आंसर। सर सच में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंडीशन ये ध्यान रखना कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल हो और 90 पे हो। अब यदि उनका सब्ट्रैक्शन करना है तो मैग्नीट्यूड का डबल करो, एंगल का आधा कर दो, काम खत्म। और इधर दोनों का समीशन करना है तो दोनों का वही, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लो, डबल कर दो और cos थीटा बाई 2। समझ गए? अच्छा सर, तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में यही तो था, बताओ इसमें करके डायरेक्ट लो, आ जाओ करते हैं इसके अंदर तुम देख पा रहे होंगे कि सर ए वेक्टर इधर है, बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड 5 है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी सर 5 है और एंगल 90 है। तो सर ट्रिक से करके दिखाओ इसको। ये लो भाई, हमें क्या करना है सर, चेंज निकालना है, मतलब VF माइनस VI, मतलब दो वेक्टर का चेंज करना है, हमें माइनस करना है ना, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करना है। और सर यहाँ पे दोनों के दोनों वेक्टर है ना, VF और VI इक्वल भी है सर, कितना है 5 है सर, और इनके बीच में एंगल भी सर 90 है। तो आपकी ट्रिक बताओ, डायरेक्ट लगा के देखो। हाँ बिल्कुल, देखो रिजल्टेंट मैंने क्या बताया था, 2 इंटू 5 करो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन थीटा, एडिशन कर रहे हैं तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा और एंगल का हाफ साइन 90 बाई 2। समझ गए क्या? कोई जरूरी नहीं है, अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे तो मैं 90 बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि थीटा भी आपको दिया हुआ हो, मतलब ये ट्रिक आपकी कोई एंगल देगा ना तो भी काम करेगी। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड होने चाहिए। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए ये कंडीशन बन गई हमारी, ध्यान रखना।
मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 90 ही हो, 90 में तो और भी सिंपल हो गया। इसके अलावा कोई भी एंगल देगा ना तो भी आप ये कर सकते हो। बस कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। समीशन है तो cos थीटा, सब्ट्रैक्शन है तो sin थीटा। अच्छा देखो, हाँ सर दिखाओ। इसके अंदर अब इसका आंसर देखो एक बार। sin 45 क्या होता है, लिख दोगे ना हमें tan sin 45। तो सर sin 45 क्या हो गया आपका, tan 1/√2। √2 इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये 5√2 ही तो आ गया। अरे हाँ सर, डायरेक्ट आंसर है ना, है ना ट्रिक काम की। तो ध्यान रखना, ये याद रखना, यदि मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का इक्वल है तो यदि सम है तो cos थीटा याद रखना, और सब्ट्रैक्शन है तो sin थीटा याद रखना। याद रह जाएगी ये शॉर्ट ट्रिक। अरे बताओ, समीशन है तो ये, और सब्ट्रैक्शन है तो ये। सब्ट्रैक्शन है तो sin थीटा/2, इतना ही तो चेंज है, बाकी तो सिमिलर ही है। और सम है तो cos थीटा/2। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो, हमने ऊपर वेक्टर वाले से किया और हमने शॉर्ट ट्रिक से किया। ये देखो मेरी खोपड़ी के पीछे आ रहा है ना, ये ऊपर दिख रहा है ना ये। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक से किया, और वो जो ऊपर वाला था वो हमने फॉर्मूले से किया। ठीक है, हाँ सर ये तो चीज समझ में आ गई सर। आओ देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक याद रखना। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ पे, अब फटाफट फटाफट कुछ क्वेश्चन है उनको फटाफट करो। देखो ये बोल रहा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का मैग्नीट्यूड बराबर है। अच्छा ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूलेज लगा दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। कैसे सर, करो, आएगा। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला रख दो, यदि मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला रख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस आता था यहाँ पे 2ab cos थीटा। और इधर सर इधर आएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर इधर प्लस आता था आपका, बिल्कुल सही बात है। थीटा पूछा है, अपने आप निकल के आ जाएगा। रूट हट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सर उधर जाएगा तो प्लस 4ab cos थीटा हो जाएगा। हाँ सर, तो cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है सर, π/2 पर होती है। आंसर सर, तो π/2 कौन से ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ सर परफेक्ट सर, समझ गए सर। चलते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो। इसमें देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि सर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के समीशन का मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, इक्वल है भाई। ये रिजल्टेंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो फाइंड a माइनस बी। तो a माइनस बी बताओ। अरे याद करो, ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था भाई, रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है, मतलब तीनों ए हो, रिजल्टेंट भी और दोनों वेक्टर भी, तो उनके बीच में एंगल कितना होता था सर, समीशन में 120 और सब्ट्रैक्शन में 60। याद है कुछ, नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो समीशन का ए दे रखा है, इसका मतलब एंगल 120 आएगा। नहीं पता तो इधर देख लो, करके देख लो, नहीं पता चल रहा हो तो, आपको याद नहीं है, मान लो आपको ट्रिक याद नहीं है सर, हमें आपने जो कराया था याद नहीं है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला रख लो। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता था हमारा समीशन का सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो सर ये भी ए है और अंदर भी ये सब ए ही है, ए स्क्वायर हो गया cos थीटा। हाँ सर,
सब ए हैं तो ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। हाँ सर सही बात है ये तो। यहां पे 2a² भी कॉमन ले लो, तो 2a² कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया सर। ये a² से a² मर गया तो क्या बचा हमारा सर, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो सर कॉस थीटा इक्वल टू, वो 1 को उधर भेज दो तो सर माइनस का 1/2। कॉस थीटा माइनस का 1/2 कब होता है सर, थीटा इक्वल टू 120 पर होता है। इसका मतलब एंगल आ गया हमारे पास 120 सर। यस सर। अब इसके अंदर जो हमें पूछा है वो निकाल दो। तो सर हमें पूछा है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल। तो रिजल्टेंट का क्या क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे सर, a² b² सब्ट्रैक्शन में सर 2ab कॉस थीटा लगता था सर। हाँ, तो इसमें आंसर बताओ अब क्या आ जाएगा सर। ये a² है, ये भी a² है, -2 ये a² और cos 120। सर cos 120, सर cos 120 की वैल्यू तो अभी अभी हमने देखी 1/2 होती है। हाँ सही बात है। तो सर a² 1/2 का मतलब है इसकी वैल्यू 1/2 पुट करोगे, माइनस का 1/2 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कट गया तो a² ही बच गया सर, है ना। करके दिखाऊं या समझ गए। cos 120 की वैल्यू -1/2 थी, तो 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये a² बच गया आपका। तो अंदर कितना बचा सर, 3a² बच गया। तो आंसर कितना आया सर, a√3 आ गया आंसर। हाँ सर। कैलकुलेशन में आपको यदि उलझन हो रही है इसका मतलब बेसिक मैथ्स कमजोर है आपकी, नहीं हो रही है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलो, चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। हाँ भाई देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो इधर। अब याद करो, मैंने बेस वेक्टर, जो वेक्टर नंबर फर्स्ट की हमारी वीडियो थी उसमें टाइप ऑफ वेक्टर्स आ रहे थे, जहां पे बेस वेक्टर बताया था कि आई जे के हम एक्स वाई जेड एक्सिस को मानते हैं, या फिर नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन के लिए भी आई जे के बनाया था हमने, याद है क्या, बेस वेक्टर में बताया था मैंने। यस सर। तो वहां पे मैंने ये भी बोला था कि बेस वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड की डायरेक्शन आई जे के मान लेते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटरी होता है, यूनिट होता है, ध्यान रखना, यूनिट यूनिट वेक्टर होता है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये आपको कहानी पता होनी चाहिए, है ना। याद करो, बेस वेक्टर जिसमें मैंने बोला था कि ए कैप बी कैप, ये आई कैप जे कैप और के कैप, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, याद है। हाँ सर। बट सर आईजे की क्यों समझा रहे हो, अरे मैं याद दिला रहा हूं तुम्हें कि एक ऐसे बेस वेक्टर के बाद में फिर मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता था, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। यूनिट वेक्टर जिसको ए कैप से दिखा रहे थे, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता था, 1। और इसका फॉर्मूला क्या आता था सर, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, याद है ना। ये इसके फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि कोई भी आपका सर कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। और उसको शो कैसे करते हैं सर, कैप लगा के। ओके, चलो आ जाओ, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, हाँ सर। तो आओ, अब ये कहानी मैं याद क्यों दिलाया हूं, उसका काम है इसीलिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन को काम करने के लिए ना वो कहानी याद रखना जरूरी थी हमें। अच्छा सर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखोगे आप तो आपको कुछ दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। हाँ सर, नजर तो आ रहा है। क्या नजर आ रहा है यहाँ पे सर, ए कैप प्लस बी कैप, वेक्टर नहीं है कैप है, ए कैप प्लस बी कैप का रिजल्टेंट सर √3 दे रखा है। अच्छा, मतलब ए कैप प्लस बी कैप का रिजल्टेंट कितना दे रखा है, √3। ओके सर। तो वो पूछ रहा है सर ए कैप -4 बी कैप का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो। अरे वो बात तो सही है, पहले एंगल तो पता करो।
तब जाके निकालेंगे ए और बी के बीच में। तो सर यहाँ पे एंगल पता होता तो हम लिख देते, हाँ लिख देते, फिर बी को 4 से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते थे। अच्छा आपको ये तो पता ही चल गया यहाँ पे कि सर ए कैप का है तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यहाँ पे बी कैप है तो बी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कैप वालों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके चलो, तो अब यहाँ पे देखो हम ए कैप बी कैप का इसका मैग्नीट्यूड, इसका समीशन का फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखोगे बताओ? सर ए कैप का स्क्वायर, सर बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप बी कैप कॉस थीटा इक्वल टू सर √3 है, दे रखा है हमें। अच्छा तो हो गया काम आपका। अब देखो ये रूट से रूट हट गया तो यहाँ पे ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है सर 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर टू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल टू 3 आ गया सर, दोनों साइड रूट हटा दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया ये। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे सर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू 3। तो सर यहाँ पे हम कैलकुलेशन आगे करें तो आप सर यहाँ पे बता सकते हो कि 2 कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2, तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा 1/2 का मतलब सर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अरे हाँ सर एंगल हमें पता चल गया सर, ठीक है। अब देखो अब आपके पास है ना यहाँ पे a माइनस बी नहीं पूछा, ए कैप माइनस बी कैप नहीं पूछा, ए कैप माइनस 4 बी कैप पूछा है। अरे तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता वेक्टर के, पता है तुम्हें? मतलब मैं कहानी सुनने समझाऊं, मान लो ये a है आपका, ठीक है, और ये b है आपका, ठीक है, तो a को तो a ही रखा आपने, लेकिन b को आपने 4 टाइम कर दिया तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई उसकी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, डायरेक्शन तो वही है, मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया होगा वो, सिंपल ऐसे समझो। मतलब 4b कैप 4b इतना आ रहा होगा, अभी भी एंगल उसका उतना ही रहेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो एंगल भी चेंज नहीं हुआ, तो उनके बीच में एंगल पहले 60 था तो अभी भी 60 ही रहेगा। समझे? ये कहानी समझो यहाँ पे कि दो वेक्टर्स को यदि उसको उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उससे कोई किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, उसकी डायरेक्शन वही रहती है, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ओके हाँ सर ये कहानी समझ में आ गई। तो अब सर तो अब उसका आंसर निकाल पाएंगे हम? बिल्कुल निकाल पाओगे। अब देखो एंगल तो पता ही चल गया तुम्हें, है ना? हाँ सर एंगल पता चल गया हमें, तो इसका आंसर लिख दो। अब देखो आंसर लिखने के लिए आपको जो क्वेश्चन था आपका, अब देखो क्वेश्चन ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं सर, r इक्वल टू लिखूंगा मैं रूट ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस 4 बी कैप का स्क्वायर, 4 बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कैप इंटू 4 बी कैप इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा मैंने बताया कि कॉस थीटा चेंज नहीं होता है, इसका मतलब मैं लिखूंगा सर यहाँ पे इस कैप का तो वही है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहने वाला है, और बी कैप का भी मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू अच्छा 1 का स्क्वायर इंटू 4, ध्यान रखना यहाँ पे 1 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16, सर 4 का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना हमें फिर तो, हाँ 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा भाई तुम्हें, तो 4 का स्क्वायर प्लस सर 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू कॉस, सर कॉस 60 डिग्री सर, समझे? तो सर आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 16 प्लस ये आ जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 4 8 8 और 8 कॉस 60 1/2,
तो 4 आ जाएगा वापस। तो ये आ गया सर रूट ऑफ 21। सर रूट ऑफ 21 हमारा आंसर आएगा। अरे हाँ भाई सही बात है, परफेक्ट एकदम। आंसर देखो कौन सा मैच हो रहा है इसमें, सर रूट ऑफ 21। समझ गए क्या? ऐसे करना है। तो ध्यान रखना ये कैप वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं ना उनको इसी तरीके से सॉल्व करना। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है ऑलरेडी, वो बस प्लस माइनस करना है, एंगल एंगल निकालना है। किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। चलो चलो चलो, ज्यादा टाइम नहीं लेना अपने को। अच्छा ये बोल रहा है इन तीनों का मैग्नीट्यूड एक ही है, बराबर का साइन दे दिया। मतलब ये बोल रहा है ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है, ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड वो भी 1 है। अरे इनका तो हमें ऑलरेडी खुद से ही पता था, ये जो इधर है ना इनका तो हमें वैसे ही पता था कि इनका कैप भी 1 ही होता है। लेकिन ये बोल दिया कि माइनस का भी है ना, इन दोनों के जो सब्ट्रैक्शन है उनका भी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ओके तो बताओ प्लस का बताओ। अब याद करो, आपको मैंने ट्रिक याद हो तो, कि यदि ए बी और ए माइनस बी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता था सब्ट्रैक्शन में, ध्यान रखना, तो सब्ट्रैक्शन में जो थीटा आता था वो 60 डिग्री आता था और सबमिशन में 120। कोई बात नहीं, सेकंड लेक्चर देख लेना वेक्टर का, समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो सर, हमें तो आपकी बात याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो हम बेसिक से करते हैं। बेसिक क्या बोलता है हमारा कि सर समीशन का फॉर्मूला जो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे हम। तो कर लो भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर -2 ए कैप बी कैप। सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन आता है, पता है ना सर। रिजल्टेंट भी एक है और अंदर जो वैल्यूज है वो भी एक है, 1 1 1 2 1 इंटू 1 कॉस थीटा। कितना है अब देखो सर, 1 और ये आया 2, ये आया 2 कॉस थीटा। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, याद हो तो तुम्हें, याद है क्या सर? नहीं याद है हमें। तो ये 2 उधर गया तो इधर हो गया हमारा 2 कॉस थीटा इक्वल टू ये 1, ये 2 माइनस 1 हो गया, इधर 1 को इधर भेज दिया, 2 कॉस थीटा को उधर भेज दिया, तो थीटा कितना आया? तो सर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया, तो सर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। लो भाई ऐसे कर लो, तुम्हारी इच्छा। हाँ सर थीटा 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री आ गया तो कैप रिजल्टेंट पता कर लो इसमें। तो नया रिजल्टेंट क्या किसका पूछ रहा है सर? ए कैप प्लस बी कैप का पूछ रहा है ये। कोई बात नहीं, कैप ऐप से परेशान मत हो, बस ऐसा है कैप की जगह वेक्टर दे तो वेक्टर, कैप दे तो उसका मैग्नीट्यूड 1, इतना सा ध्यान रखना, ऐसे डरना नहीं इससे, है ना। तो आर कैप आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा सर इसका फॉर्मूला? ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर सर प्लस 2 ए कैप बी कैप कॉस थीटा। ठीक है कर दो सर, 1 + 1 + 2 इंटू 1 इंटू 1। सर ये तो कैप वाले तो और भी इजी लग रहे हैं क्योंकि इनमें तो 1 ही पुट करना पड़ता है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। हाँ cos 60 की वैल्यू, सर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सर 1 1 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1, तो सर √3 आंसर आ गया इसका। तो हाँ तो √3 आंसर आ गया इसका। ओके कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस सर। अब ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे बहुत इजीली हो जाएगा आपका। कैसे सर? ये देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सर्कुलर में घूम रहा है एक ऑब्जेक्ट और उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। तो ये बी पे यहाँ पे आ गया, ये बी पे आ गया, पहले ए से स्टार्ट हुआ था, तब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, है ना। हाँ सर, और जब ये बी पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई सर हमारे पास। तो इनको एज ए वेक्टर काउंट करें हम तो कैसे करेंगे सर? बी तो इधर है और सर ए इधर है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो हमें इनका बीच का एंगल देखना है ना, तो ऐसे करो, इसको पीछे बढ़ाओ सीधा एकदम टेंजेंशियली, इसको पीछे बढ़ाओ और ए को एकदम आगे बढ़ाओ,
तो ये सर ये ए वेक्टर हो रहा होगा, ये सर बी वेक्टर हो रहा होगा, ये जो एंगल होगा वो सर इनके बीच का एंगल होगा, है ना। तो ये एंगल आपको पता करना है भाई ये कितना है। तो ये एंगल वही एंगल होता है जो किसके रोटेशन पे एंगल आ रहा है, जो यहाँ पे थीटा एंगल है ना वही थीटा एंगल है। अभी ऐसे याद रख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अदरवाइज देखो इसको तुम टेंजेंशियली, या फिर तुम्हें एक चीज बताता हूँ, 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा भाई, जो रेडियस होती है वो जो टेंजेंट होती है उनके बीच में 90 डिग्री बनता है। हाँ सर बनता है बिल्कुल। तो मान लो इसको, इसके बीच में एंगल, देखो एंगल बता रहा हूं मैं, बाकी ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हमें पता है इसका, इसकी वैल्यू है ना 60 डिग्री आएगी। वो कैसे आएगी वो पता करना, वो पता करना है। तो देखो मैं इधर वैसे सर्कुलर में कंप्लीटली बताऊंगा, बट अभी देख लो। ऐसा है सर्कुलर आपका, और यहां पे ये थीटा बन रहा है, इधर से थीटा एंगल 60, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे एक, ठीक है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे ऐसे, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम ऐसे। तो ये बताओ ये एंगल कितना हुआ सर, ये हुआ ये हुआ सर 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हुआ सर। और हमें पता है सर ये 90 है पूरा, ये पूरा 90 है ना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना दो इसमें। तो ये लो सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये वर्टिकल तो आपने खींच ही दी है जैसे, ठीक है। तो ऐसे देखो हम बाकी डायग्राम को भूल जाओ। तो ये कितना होगा सर, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका मतलब ये कितना होगा सर, ये वापस थीटा ही होगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो सर ये जेड भी बन रहा है ऐसे, है ना। हाँ सर ये थीटा बन रहा है। तो ऊपर वाला कितना होगा सर, ऊपर वाला वापस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उससे ऊपर वाला सर ये सर वापस थीटा हो जाएगा। अरे तो यही तो पता करना था हमें, ढंग से देखो, यही तो पता करना था। ये थीटा और ये थीटा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अरे हाँ सर, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो उन वेक्टर के बीच का ही एंगल है, समझे। अरे समझे क्या। हाँ सर, कुछ नहीं, उस पॉइंट पे जाके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींची, और जो सर हमने जेड पे देख रहे थे इधर थीटा बन रहा था, तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा, तो उसके बगल वाला थीटा बन रहा था। या फिर जेड में देख लो ऐसे, है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और जो सेंटर पे एंगल बन रहा था, सेंटर वाली लाइन और वो ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, वो जेड में बन रहा था, ये अल्टरनेट एंगल होंगे आपके, ठीक है। तो आगे आपको ये थीटा हुआ, तो ये भी थीटा होगा, दिख रहा है ना जेड ऐसे। हाँ सर बिल्कुल जेड दिख रहा है। तो ये थीटा हुआ, तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा, फिर उसके ऊपर वाला वापस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का समीशन कितना होता है 90। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। ध्यान रखना ऐसे एंगल है तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ऐसे होता है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि दोनों का समीशन तो 90 हो रहा है ना। चलो आगे और आ जाएगा, वेज वगैरह एनएनएम वगैरह में क्वेश्चन आएंगे तब और समझ जाओगे कि यार थीटा 90 माइनस थीटा में कैसे तोड़ते हैं। आ जाइए, अभी इतना सा ध्यान रखिए भाई, इन दोनों के बीच में आपका एंगल 60 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, जैसे पंखा घूमता है ना हमारा वैसे। तो इसकी स्पीड भी ए ही थी आपकी, या वी थी, वी थी, वी ले लेते हैं, वी दे रखा है तो इसकी स्पीड क्या थी आपकी, वी थी। और सर इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड क्या थी सर, उसकी स्पीड भी वी थी। तो याद करो अभी अभी शॉर्ट ट्रिक, कि जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दो मैग्नीट्यूड्स, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो क्या करते थे याद करो सर, समीशन में तो cos थीटा और सेपरेशन में साइन थीटा। याद आ रहा है कुछ कुछ, कि सर रिजल्टेंट को आप डायरेक्ट लिखते थे 2a साइन थीटा बाई 2,
सर ये कब, जब रिजल्टेंट माइनस करना होता था हमें, a माइनस बी करना होता था, b माइनस ए करना होता था, तो याद करो। हाँ सर, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? अरे एंगल तो पता ही कर लिया ना हमने, 60 डिग्री उनके बीच में। हाँ सर, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट क्या आएगा बताओ? 2a, ए ही आपका साइन 60, 60 डिवाइड बाई 2, तो सर 2a साइन 60 साइन 30 हो गया। वो मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूं, ध्यान रखना। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाओगे आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कॉन्सेप्ट ही, उसको शॉर्ट ट्रिक में बना दिया हमने। तो 2a कॉस साइन 30 सर साइन 30 1/2 होती है, तो रिजल्टेंट कितना आया सर? ए ही आ गया सर। ए मतलब यहाँ पे कितना है? v आ गया सर, तो आपका v आंसर आएगा। समझ गए? यस सर। अरे हाँ सर, बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लेना। शॉर्ट ट्रिक जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड रहते थे, तो अभी अभी करवाया था ऊपर ऊपर, याद दिलाऊं? अरे नहीं सर, याद है मेरे सर, याद मत दिलाओ सर। ये याद करो, याद, ये देखो, ये समीशन के लिए सर, ये सब्ट्रैक्शन के लिए सर, ये जब भी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल होता था, याद कर लेना। ओके, चलिए आगे चलिए, चलते रहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम रिजोल्यूशन इन 2D प्लेन। ओके, ठीक है सर, बताइए। तो रिजोल्यूशन इन टू वेक्टर्स का मतलब है कि आपका जब भी, अब देखो बेस वेक्टर आपको पता था। हाँ सर, बेस, बिल्कुल बेस वेक्टर पता है हमें। बेस वेक्टर सर वही एक्सिस को, बेस वेक्टर फर्स्ट क्लास में आपको बताया होगा मैंने। बेस वेक्टर होता था हमारा ऐसे कि सर ये x है, ये माइनस एक्स है, ये y है, ये अपना माइनस वाई है, और ये z है सर, ये माइनस का z है। तो इनके लिए सर आपने वेक्टर, इनकी डायरेक्शन दी थी, नाम दिया था i माइनस आई, j माइनस जे, और k माइनस के। हाँ सर, यही नाम दिए थे सर। तो हम किसी भी वेक्टर को, कोई मान लो कोई भी वेक्टर है आपका, और उसको यदि सिंपली सोल्व आउट करना है, उसको एकदम सिंपल उसके कंपोनेंट वगैरह करने हैं, मान लो ये कोई ए वेक्टर है आपका, ठीक है, हो सकता है 3D में हो सकता है 2D में हो, ठीक है। तो सर इस वेक्टर को हम इस बेस वेक्टर की फॉर्म में लाना है हमें, मतलब बेस वेक्टर की तरफ करना है, या इसको इसके टुकड़े करना है, किसमें? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। मतलब आपका एक वेक्टर को ही, उसको ही स्प्लिट करना अलग अलग वेक्टर्स में, एक ही वेक्टर को, ध्यान रखना ऐसा नहीं बहुत सारे को, एक वेक्टर को एक्स में, वाई में, जेड में स्प्लिट करना, क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। ओके, और वो किसकी हेल्प से करेंगे हम? क्योंकि सर हमें एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में आई जे के उनकी डायरेक्शन मानते हैं, इसीलिए उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है सर। तो सिंपल सा ध्यान रखना, सबसे पहले 2D पढ़ेंगे, फिर 3D का पढ़ेंगे। पहले 2D का, तो 2D का देखो, 2D का मतलब है टू ब्रेक और स्प्लिट ए वेक्टर इन कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना। ओके, यस सर, याद रह जाएगी सर, ठीक है। और एनी वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर। ध्यान रखना, एक वेक्टर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में टूट सकता है, जितना आप चाहो उतने में। तो हमें तो सर दो में तोड़ना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा तीन में तोड़ना है, 3D में है तो एक्स में, वाई में, जेड में, ताकि हमें डायरेक्शन डिफाइन है, तो ताकि हम सोल्व आउट कर सके उसको। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी इनफाइनाइट। हाँ ध्यान रखना, इसका कंपोनेंट कितने हो सकते हैं किसी भी एक वेक्टर के? सर बहुत, आपने तो आईजे के बोला है, हम पता नहीं कितने वेक्टर, कितने कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हो भाई, अलग अलग में। तो किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहली बात तो ये नॉर्मल बेसिक बात कि सर स्प्लिट करना, अब सीखेंगे स्प्लिट कैसे करते हैं वो तो, ठीक है। अब यहां पे मान लो आपके पास तो देखो
सबसे पहले इस डायग्राम को तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझो कि मान लो आपका कोई ए वेक्टर है, ठीक है, लेकिन ना तो ये एक्स में, ना वाई में है, ना जेड में है। तो आप इसका क्या करोगे सर, इसका रेजोल्यूशन करेंगे, इसके कंपोनेंट्स करेंगे। रेजोल्यूशन मतलब वही उसको तोड़ना एक तरह से ना सर, इसके स्प्लिट करेंगे, इसके कंपोनेंट्स करेंगे सर, है ना। तो इसको एक्स में, वाई में, जेड में, मान लो अभी 2D का पढ़ रहे हैं तो एक्स और वाई प्लेन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सर ये एक्स से कुछ एंगल पे था और वाई से भी कुछ एंगल पे था ये, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है ऐसे। तो सर ये ए वेक्टर आपका ऐसे था पहले, ठीक है, जो ना तो एक्स में ना वाई में है, किसी और जगह है, ठीक है। मान लो थीटा, थीटा डिग्री या थीटा एंगल पे फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे था, ये थीटा एंगल पे था ऊपर, ठीक है। अब सर इसके कंपोनेंट कैसे करें, तो देखो कंपोनेंट करने के तरीके तो हैं, बाकी मैं डायरेक्ट बता भी दूंगा कि कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट लिखना भी सिखा दूंगा। पहले इसको समझो कि कैसे किया होगा। तो इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इसके हेड से आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हाँ सर कर दिए। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो उसका जिसका ये बेस है, हाँ सर, और ये इसका परपेंडिकुलर आ रहा है एक, हाँ सर। जो परपेंडिकुलर आया इसको ए वाई बोल दो, और ये बेस आया उसको ए एक्स बोल दो, ठीक है। तो जो ये ए एक्स है आपका, वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, और वो कितनी वैल्यू होगी वो बाद में देखेंगे, बट ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ओके। और ये जो ए वाई है वो क्या है आपका सर, ये वर्टिकल वेक्टर है, वर्टिकल कंपोनेंट है आपका, ठीक है। तो क्या इस y को हम डिस्प्लेस करवा सकते हैं यहां से यहाँ पे, इसको इधर क्या इसको डिस्प्लेस करवा सकते हैं, हाँ सर डिस्प्लेस करवा सकते हैं, पैरेलल डिस्प्लेस करवाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ सर। तो ये अपना ए वाई बन गया अपना ये, ठीक है। मतलब इसी को हम इस तरीके से डायग्राम को रिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देखो किस तरीके से। ये आपका क्या आया, ये सर आपका ए वेक्टर था, तो इसके कंपोनेंट आए आपके इधर ए एक्स और इधर आया हमारा ए वाई। वो ए वाई इधर ही बना था, इसको उठा के इधर रख दिया ताकि वाई एक्सिस पे दिख सके और एक्स एक्सिस पे दिख सके, हाँ सर ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सर ए एक्स ए वाई की देखो याद करो, आपको गिवन क्या है, आपको सर ए वेक्टर गिवन है ना, हाँ। तो आपको हाइपोटेनस गिवन है, तो क्या ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, ए वाई अपॉन ए होगा सर। तो ए वाई क्या आ जाएगा, ए को मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से, सर ए वाई आ गया ए साइन थीटा आपका। याद करो हम जब वो प्रूव कर रहे थे उसमें भी ऐसे किया था हमने, हाँ सर। और ये बेस है, तो सर हमें पता है cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, हाँ। तो सर ए एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ए को मल्टीप्लाई कर दो cos से, तो सर ए cos थीटा लिख सकते हो आप, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, बेस वेक्टर, ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ए एक्स ए वाई की वैल्यूज आपके पास निकल के आ गई। ए एक्स तो क्या हो गया आपका सर ए cos थीटा, और ए वाई क्या आ गया सर, ए वाई आ गया आपका ए साइन थीटा। अरे हाँ समझ गए, ठीक है। तो अब इस ए को भूल जाओ और कैलकुलेशन के लिए किसको याद रखो, सिर्फ इसके कंपोनेंट को। तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स को याद रखते हैं, और कंपोनेंट्स को ऐसे लिखते हैं कि सर ए एक्स इधर आ गया है और ए वाई इधर आ गया है। फिर उसका यूज नहीं करना, इसका यूज नहीं करना, इसके कंपोनेंट्स का यूज करना है क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। आगे बता रहा हूं कि क्या करना होता है, कैसे कैसे हुआ। तो ये तीनों स्टेप समझो आप अच्छे से, कि इसका पहले क्या क्या परपेंडिकुलर डाल के वाई ए वाई निकाला, ए एक्स निकाला, और फिर ए वाई को आप डिस्प्लेस किए, और ये ए वाई हो गया ए एक्स हो गया। फिर आप ए वेक्टर को भूल जाते हो और इसके कंपोनेंट्स को याद रखते हो। तो ये हैं इसके कंपोनेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए, जिनकी वैल्यू होती है इसकी होती है, जो बेस कंपोनेंट होता है या फिर जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा ए कॉस थीटा। तो याद रखना जिसके जिधर थीटा होता है ना, थीटा के पास वाला क्या हुआ आपका ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाला सर ए साइन थीटा।
याद रह जाएगा क्या इतनी सी छोटी बात? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया सर, सही बात है। ठीक है, तो अब ये यूज करोगे आप, ठीक है, इसका यूज करना है आपको, समझ गए? मान लो यहाँ पे मैं ए वाई को ऐसे वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं तो क्या लिखोगे बताओ? सर ए वाई वेक्टर इक्वल टू हम लिखेंगे सर ए वाई का मैग्नीट्यूड और ए वाई की डायरेक्शन। तो बताओ इसका ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या आया? सर ए वाई का मैग्नीट्यूड, ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सर ए साइन थीटा, और डायरेक्शन सर ये वाई में है तो जे कैप बोल सकते हैं इसको। हाँ सर, ऐसे ही मैं ए एक्स की बात करूं तो ए एक्स को क्या बोलूंगा मैं? ए एक्स को बोलूंगा मैं सर ए एक्स का मैग्नीट्यूड और ए एक्स की डायरेक्शन। तो सर ए एक्स इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा मैं? सर मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा, और आई कैप में है ये। समझ में आया कि कंपोनेंट्स को आप वेक्टर में कैसे लिख पा रहे हो, और कंपोनेंट बने कहां से, कैसे बने, समझ गए? जो ये मैंने रेड में लिखा है आपके सामने, इनका यूज करना है आपको, ठीक है? और आई जे लिख दिया है मैंने। आई जे क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये वाई डायरेक्शन है, इसको जे से दिखाते हैं और इसको एक्स को आई से दिखाते हैं, और इनके बीच में कितना हो गया एंगल? 90 है सर। एंगल दिख रहा है ना दोनों के बीच में 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये और भी सिंपल हो गए, है ना? अब इनका मान लो रिजल्टेंट लिखना है, मान लो दोनों का रिजल्टेंट लिखना है, तो रिजल्टेंट अपना जो ए था ना वही रिजल्टेंट है अपना। अरे रिजल्टेंट के ही तो कंपोनेंट किए हैं, है ना? तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना, यदि रिजल्टेंट लिखना है आपको, ए लिखना है, तो आप क्या लिख पाओगे? सर ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई, लेकिन कॉस 90 है सर इनके बीच में तो एंगल ही। हाँ, तो आप डायरेक्ट ए मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? डायरेक्ट, अभी ए एक्स ए वाई दे दिया आपको, तो ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। ये ध्यान रखना क्या है? मैग्नीट्यूड है ये ए मैग्नीट्यूड है, और किसकी फॉर्म में? कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ये क्या है? इसके कंपोनेंट है, ध्यान रखना, ए एक्स ए वाई। ए एक्स ए वाई क्या है? इसके कंपोनेंट है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स है, उनका स्क्वायर करके रूट लोगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा, मतलब ए वेक्टर ही आ जाएगा आपका। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है समझ में कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है? चलो भाई, तो ये ध्यान रखना, और इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो आप। मैंने बोला ना कि ए क्या है आपका? ए वेक्टर क्या है? ए एक्स प्लस ए वाई का समीशन, जिसका रिजल्टेंट हम लिख पा रहे हैं ये, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 90। तो आप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ए एक्स की वैल्यू रख दिया हमने, ए वाई की वैल्यू रख दिया, तो आई जे के में आप ऐसे दिखा सकते हो, आप ए वेक्टर इक्वल टू ए cos थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप, ओके? और इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। ये यदि टेन थीटा भी लिखना है तो ये आप लिखोगे कि सर टेन थीटा इक्वल टू, देखो ऐसे था आपका, ए वेक्टर ऐसे था, ए एक्स ऐसे था, है ना? तो ये थीटा लिखोगे आप, ठीक है, ए एक्स से, तो ये ए एक्स के लिए डिफाइन है, ठीक है? ए वाई तो आपका इधर था, और मान लो ए वाई से भी आपको एंगल बताना है, तो आप क्या करोगे? सर ये ए है, ये आपका ए एक्स है, तो सर ए वाई इधर आ रहा है, तो ए वाई और ए के बीच में एंगल कितना है? फाई है सर, तो यहां पे थीटा और यहां पे फाई, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हुआ? सर ए एक्स अपॉन ए वाई, ए एक्स अपॉन ए वाई। समझ गए क्या? और इसमें लिख रहे थे आप ए वाई अपॉन ए एक्स टेन थीटा, समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? नहीं समझे तो और समझ लो, देखो इधर, क्योंकि देखो ये जो एंगल था ना थीटा, ये ए और ए एक्स के बीच का था, तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है सर पी अपॉन बी होता है, तो पी क्या है यहाँ पे अपना? सर ये ए वाई पी वाई है, पी है,
और ए एक्स आपका बी है, इसलिए ऐसे लिखा। और सर इसमें यदि tan फाई लिख रहे हो आप, तो हमें पता है tan फाई यहाँ पे क्या लिखोगे सर, p अपॉन बी। तो p कौन सा होगा सर, ये वाला वेक्टर होगा। तो ये वाला क्या है वेक्टर आपका सर, ए एक्स है। तो ये ए एक्स है और ये ए वाई है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखा, तब आपने tan थीटा लिखा, और इसमें इस तरीके से ऊपर की तरफ से लिखा, तब tan फाई लिखा ए एक्स अपॉन ए वाई, क्योंकि ट्राइंगल घूम गया। आप ए एक्स को पैरेलली डिस्प्लेस करवा रहे हो। इससे पहले वाले में, इधर वाले में क्या था, ए एक्स ए वाई को आप पैरेलली डिस्प्लेस करवा रहे हो और ऐसे ट्राइंगल बना रहे हो, तो पी अपॉन बी। और इस वाले में जो मेरे ऊपर ये बना हुआ है, इस वाले में क्या कर रहे हो आप, इसमें जो ए एक्स है उसको ऊपर डिस्प्लेस करवा रहे हो और फिर ट्राइंगल बना रहे हो। तो थीटा के सामने वाला पी, इधर बी, तो पी अपॉन बी। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर, समझ गए सर, आगे चले सर। अब यहां पे कुछ कुछ बातें हैं ये लिखी हुई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ए वेक्टर एंगल जो थीटा होता है वो डायरेक्शन को दिखाता है, वो एक्स एक्सिस से होती है, सही बात है, ठीक है। ए cos थीटा आपका अलोंग द वेक्टर होता है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इट्स कंपोनेंट अलोंग दैट डायरेक्शन विल बी ए cos थीटा और रिमेन परपेंडिकुलर वेक्टर ए sin थीटा। ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर होता है। इट्स कंपोनेंट अलोंग द इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो, ध्यान रखना। मतलब यदि कोई वेक्टर है ए, मान लो आपका जो वेक्टर था ना ए, वो था ही वाई डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल समझो आप इधर ए ले रहे थे अभी तक ऐसे, है ना, और मान लो ये ए ही है ना, इधर होता वाई एक्सिस में होता, तो क्या होता फिर, तो सर ऐसा बनाते आप एंगल, हाँ ऐसा बनाते, है ना, वाई एक्सिस भी होता ए, तो इसका फिर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आता, इसका कंपोनेंट, क्योंकि इनके बीच में तो थीटा 90, अरे यही तो लेते हो आप, इधर थीटा है तो इधर क्या लेते हो, ए cos थीटा। तो ये मान लो ये ऐसे था पहले, तो ये 90 है ए और इसमें एक्स एक्सिस के बीच में 90 एंगल है, तो इसका घुमाओ, इसको इधर ले जाके तो ए cos थीटा लिखते थे आप, ए एक्स। तो ए एक्स क्या लिखोगे, मान लो ये आपका जो ए है वो 90 हो गया, ऐसे हो गया, तो सर इसको इधर ले जाके लिखेंगे, तो सर ए cos थीटा लिखेंगे, ए एक्स को तो ऐसे लिखोगे सर, ए cos थीटा लिखेंगे, तो ए cos थीटा, तो cos तो 90 है ना यहाँ पे, और 90 की वैल्यू 0। तो ध्यान रखना कोई भी वेक्टर हो, यदि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट खुद के अलोंग, खुद के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर उसका 90 होता है, इसलिए बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज 0। ध्यान रखना। हाँ सर, समझ में आ गया सर, जो ए था वो परपेंडिकुलर हो गया तो उसका ए एक्स वेक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 हो गया। ओके, यस सर, आगे चलिए सर, ये क्वेश्चन करते हैं, फटाक से बताइए आंसर, कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर लो और कोशिश करो एक बार, नहीं कर सकते हो तो देखो मेरे को, देखते रहो। सर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 3 आई कैप है 4 जे कैप है, इसका मतलब आप समझ गए सर, ए एक्स आपका 3 है और सर ए वाई आपका 4 है, क्योंकि जे कैप दिखा रहा है यहाँ पे, जे कैप किसको दिखाता है, वाई को, ए वाई को, मतलब वाई डायरेक्शन को, और आई कैप सर आई कैप दिखा रहा है एक्स डायरेक्शन को। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो बताओ ए एक्स क्या हो गया आपका, ए एक्स सर, ए एक्स तो 3 हो गया, ए वाई सर 4 हो गया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताओ बताओ, मैग्नीट्यूड सर मैग्नीट्यूड होता था रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। 90 90 कुछ नहीं लिखते, सिर्फ इतना सा लिखते थे, क्योंकि थीटा हमारा 90 होता था सर ए एक्स ए वाई के बीच में, इसलिए डायरेक्ट रिजल्टेंट यही लिखते थे हम। तो रख दो सर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सर ये तो 5 आ गया सर, 16 और 9 25 होता है, 25 का 5 हो गया। सर एंगल बता दो सर, सर एंगल ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, बना लो। सर ये एक्स डायरेक्शन है आपका, ए वाई तो इधर था, लेकिन ये आपका ए वेक्टर था सर, ये ए एक्स वेक्टर था, ए एक्स आपका है 3, ए वाई जो इधर ए वाई आता था आपका
सर वो 4 है, उसको पैरेलली डिस्प्लेस कराएंगे तो ए वाई आपका क्या है 4। तो सर ये थीटा आ जाएगा आपका, ये पूछ रहा है पहले में, इसमें फोर्थ में। तो सर टेन थीटा लिखेंगे हम, सर टेन थीटा लिखेंगे 3 पी अपॉन बी। तो पी है 4, ये है 3, समझ गए। तो टेन 4/3 की वैल्यू होती है, इसको क्या लिखते हो, याद हो तो तुम्हें, सर ये 53 की वैल्यू होती है सर। तो सर थीटा तो 53 आ गया सर आंसर फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ सर। दूसरा बताओ सर, ये वाई का बता दो सर। अरे ये एक 53 आ गया तो दूसरा 37 होगा। नहीं पता सर, हमें तो नहीं पता, कैसे पता कर लो, डायग्राम बना के कर लो, वेक्टर से कर लो, लॉजिक से कर लो, कैसे कर लो। सर ये है, आप बोल रहे हो ए वाई इधर है 4 और इधर है सर ए एक्स आपका 3, और सर आपका जो रिजल्टेंट है वो इधर है ए। ये एंगल पूछ रहा है सर, 5 पूछ रहा है वो। तो देखो 5 कैसे निकालेंगे सर, ए एक्स को है ना डिस्प्लेस करवा दो, ए एक्स को आप पैरेलली डिस्प्लेस करवा दो ऐसे। तो ए एक्स कितना है आपका सर 3 है। तो यहाँ पे एंगल को देखो, थीटा के सामने वाला पी होता है आपका। हाँ सर। तो टेन फाइव क्या लिखोगे आप सर, टेन फाइव लिखेंगे पी अपॉन बी। तो पी क्या है यहाँ पे सर, पी है 3, और सर बी, तो बी है आपका ये वाला, बेस हमेशा थीटा के पास वाला होता है। तो फाइव के पास कौन है यहाँ पे, फाइव के पास सर 4 है, तो बी आपका 4 हो गया। तो टेन फाइव 4, तो टेन फाइव 4, 3/4 को हम बोलते हैं टेन 37। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई सर 37। 37 क्या है, फ्रॉम वाई एक्सिस, ए वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस, की वाई एक्सिस से ए वेक्टर 37 डिग्री दूर है या झुका हुआ है। ओके चलिए सर, इसका यूनिट वेक्टर बता दो सर। आ जाओ यूनिट वेक्टर भी देख लो भाई, आ जाइए। आपके पास वेक्टर पता है, देखो यहाँ पे वेक्टर पता है, किससे लिखे किससे लिखे किससे लिखे सर, ब्लू से ही लिखो, ब्लू से कुछ नहीं लिखा आपने। यस सर, ए वेक्टर इक्वल टू हमें पता है सर 3 आई कैप है और 4 जे कैप है ना सर। इसका मैग्नीट्यूड भी आपने बता दिया हमें कि इसका मैग्नीट्यूड 5 आया है सर। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, ए कैप होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड का डिवाइड। तो सर 3 आई कैप 4 जे कैप में आप 5 का डिवाइड दे दो, तो आपका आंसर आ गया ए कैप इक्वल टू सर 3/5 आई कैप 3/5 जे कैप। समझ गए क्या, यस सर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, 1 आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे ना ए कैप का, इसका 1 आना चाहिए। इसका मतलब इसीलिए तो उसको यूनिटरी वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और अब 1 आएगा, करके देख लेना। 3/5 का स्क्वायर करना और प्लस 4 है यहाँ पे, 4/5 का स्क्वायर करके देखना, ठीक है। तो इनका होल स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, रूट में करके देखना रिजल्टेंट। ओके चलिए आगे, फटाक से देखो, आगे 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 फटाफट फटाफट। हाँ सर, ये सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाला जैसा। अब ये तुम करो अभी के अभी, ठीक है। होमवर्क नहीं है, होमवर्क तो लिखा हूं, बट ये तुम्हें करना है अभी के अभी। पॉज करो वीडियो को और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। करे क्या, हाँ सर कर लिया। आप आंसर बताओ, हम आंसर मैच करेंगे सर। तो देखो सर, ए वेक्टर आपने दे रखा है इधर 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, यस सर। तो यहाँ पे ए एक्स तो आपका दिख रहा है, यहां से ए वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो कैसे सर, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। हाँ सर, ए एक्स तो आपका 12 आ गया सर, ए वाई आपका 5 आ गया सर, और रिजल्टेंट सर, रिजल्टेंट लिखते हैं डायरेक्ट हम रूट करके, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, है ना।
हाँ सर, तो कर दो। तो सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आएगा रूट ऑफ 169, तो ये आएगा 39 13, तो 13 आ गया सर रिजल्टेंट। एंगल सर, एंगल एंगल कितना होगा, तो बना दो, डायग्राम बना दो। डायग्राम बना के ही करना, ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तुमसे। सर एक्स में दे रखा है सर 12, सर वाई में दे रखा है, वाई में दे रखा है 5, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। हाँ सर, सर रिजल्टेंट इधर आएगा, और वो अभी आ गया 13, इसको डिस्प्लेस करवाओगे तो इधर बनेगा ये ए वाई आपका 5। डिस्प्लेस करवा सकते हैं, ध्यान रखना, ऐसे कहीं वो भूल मत जाना डिस्प्लेस कैसे करवाते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ऐसे है वेक्टर, ठीक है। हाँ सर, तो एंगल दिखाओ थीटा एक्स एक्सिस से। सर टेन थीटा इक्वल टू, सर टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी अपॉन बी, तो पी है 5 और ये है 12, तो थीटा इनवर्स सर यही आ गया, थीटा इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12 फ्रॉम एक्स एक्सिस या फ्रॉम एक्स कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट, ठीक है। यस सर, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। सर दूसरा, सर दूसरा 5 होगा आपका इधर से, उसके लिए आपको सर इसको डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा, ए एक्स को। ए एक्स कितना है सर 12, तो आपका अब आपका यहां से ट्रायंगल देखो आप ऐसे, तो आपको tan फाइव दिखेगा सर, तो tan फाइव आ जाएगा सर, 5 के सामने p होता है, 5 के सामने है 12, तो ये p हो गया आपका, तो ये 5 हो गया, तो 5 हो गया सर tan इनवर्स 12/5 फ्रॉम y एक्सिस। हाँ सर, समझ गए सर, परफेक्ट सर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, और ये इसका आंसर है। ओके सर, समझ गए सर। नेक्स्ट 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 आ जाओ। इसमें बताओ सर, ये दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू 0.6 आई कैप, हाँ बी जे कैप, तो बी की वैल्यू पता करना है। इज ए यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर, ऐसे बोल रहा है, देखो ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा। कहानी इज ए यूनिट वेक्टर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 1। ओके, तो सिंपल हो गया सर, ये जो भी दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, और इसका ये क्या है ए एक्स, ये क्या है ए वाई, और हमें मैग्नीट्यूड लिखना आता है सर। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर। हाँ सर, इसका मैग्नीट्यूड सर 1 है, ये खुद बोल रहा है, तो इसका कितना होगा 0.6 का स्क्वायर प्लस ये कितना आया ए वाई अपना बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे सर 1 इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36 प्लस बी स्क्वायर सर, तो ये आया सर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.36, तो ये बच गया हमारा 0.64 बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, बी की वैल्यू आ गई 8 आ गई सर, 0.8 आ गई। यस सर, 0.8 आ गई। समझ गए? हाँ सर, समझ गए सर, बहुत इजी था। आगे चले, फोर्स F 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फाइंड इट्स y कंपोनेंट। अरे अभी बताया था मैंने, याद करो, ये जो फोर्स है ये सिर्फ y डायरेक्शन में ही है, इसमें x डायरेक्शन में ही है। F 10 न्यूटन है, तो ये बोल रहा है कि बताओ एफ वाई कितना होगा, बताओ कितना होगा। अभी अभी बताया था ना मैंने कि जो यदि कंपोनेंट उस डायरेक्शन में है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा नहीं, क्योंकि एंगल कितना हो गया 90, है ना। तो एफ वाई कितना आएगा यहाँ पे सर 90 जीरो जीरो, क्योंकि एंगल कितना है सर 90 है, क्योंकि इसका ही आप करोगे ना, इनके बीच में एंगल कितना है 90। तो एफ वाई को क्या लिखोगे आप,
सर एफ वाई को लिखेंगे हम एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 90, तो एफ 10 है और ये कॉस 90 है, तो सर जीरो हो गया ये, तो ऐसे समझ लो, बेसिक से समझ लो। या फिर मैंने बताया कि जब भी आपका वेक्टर ऐसे ना दे के ऐसे दे दे तो उसका परपेंडिकुलर जो वेक्टर देखोगे ना आप, या फिर ऐसे दे रखा है इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट देखना है ना, तो कंपोनेंट जीरो आता है। ओके चलो आंसर आ गया इसका। इसमें बताओ सर 10 न्यूटन दे रखा है आपको, ये 37 के एंगल पे दे रखा है, और रिजॉल्व इन ए वेक्टर ऑफ कंपोनेंट, मतलब ए एक्स ए वाई बताना है आपको। बताओ ए एक्स कितना होगा, सर आपने बताया था, अब देखो डायरेक्ट लिखना मैं बताऊं, जब भी एंगल आए ना, जब भी एंगल आए, मान लो ये 37 है, 37 इधर थीटा है ना, तो जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट, मतलब ए है तो ए कॉस थीटा और ऊपर वाला ए साइन थीटा, काम खत्म। तो ए एक्स को क्या लिखोगे आप, सर ए कॉस थीटा, क्योंकि इधर थीटा दे रखा है, और इधर क्या आ जाएगा आपका सर ए साइन थीटा, तो ए कितना है 10 और थीटा कितना है 37, तो cos 37 ए एक्स आ गया आपका। ऐसे ए वाई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई cos 37, 37 की वैल्यू 4/5, हाँ सर 5 से 2 तो 8 आ गया सर, 8 आ गया सर। और ये सर ए वाई इक्वल टू ए साइन 30, तो ए साइन 37, सर ए तो 10 है, साइन 37 की वैल्यू कितनी है सर 3/5, सर 3/5 तो ये कितना आ गया सर 6 आ गया, ये आंसर आ गया ये। समझ गए? यस सर समझ गए सर। हाँ भाई इसमें बताओ, इसमें बताओ सर, इसमें है, इसमें तो इधर एंगल दे रखा है सर, आप तो ए एक्स पूछ रहे हो, इसके कंपोनेंट कर दिए तो इधर आएगा सर ये, हाँ और इधर आएगा ये, सही बात है, तो ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ये माइनस एक्स एक्सिस में आएगा, ध्यान रखना। तो आपका इसमें कंपोनेंट कितना आएगा सर, सर ये ए एक्स आएगा लेकिन माइनस का आएगा सर, ध्यान रखना हमें, वेक्टर में देखोगे तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस आई कैप आ रहा है ये। या फिर नॉर्मली ऐसे समझो आप, तो कंपोनेंट कर लिया करो, फिर डायरेक्शन डायरेक्शन बाद में लगा देंगे हम, ठीक है, जब लिखोगे जब। अच्छा कैसे, देखो आप लिखोगे इधर सर एफ कॉस थीटा लिखेंगे और इधर एफ साइन थीटा लिखेंगे, ये ए वाई आ गया आपका और ये ए एक्स आ गया आपका, मैग्नीट्यूड है ना। तो सर ए एक्स आ गया आपका 20 कॉस 30, तो ये आ गया 10√3, सर 10√3 ए एक्स, और ये कितना आ गया, तो सर ये आ गया होगा ए वाई 20 इंटू साइन 30, साइन 31/2, तो ए वाई आ गया सर 10, हाँ सर आ गया। अब बात होती है इनके वेक्टर्स की, तो ध्यान रखना जब भी इनको वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे ना, तो इसको तो क्या लिखोगे माइनस का 10√3 आई कैप, और इसको लिखोगे 10 जे कैप। सर ये माइनस का क्यों, क्योंकि देखो ढंग से एक्स एक्सिस उधर गया, ठीक है, आपका एक्स एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस इधर है, तो वो किधर जा रहा है, वो तो उधर जा रहा है, तो वो माइनस का एक्स एक्सिस है, तो माइनस का आई कैप, ये प्लस का आई कैप था, ये माइनस का आई कैप, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन माइनस का आई कैप आई और इसकी डायरेक्शन जो जे कैप थी, तो ये आंसर आएगा आपका। ओके घुसा कुछ दिमाग में? ओके इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में 3D से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, है ना। 3D और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये और रहेंगे अपने लास्ट लेक्चर में। चलो नेक्स्ट, इसका रिजोल्यूशन देखो, ये सर ऑलरेडी y डायरेक्शन में है सर, ये ऑलरेडी x डायरेक्शन में है, तो रिजोल्यूशन किसका होगा फिर, रिजल्टेंट किसका होगा सर, ये अलग डायरेक्शन में है सर, ये जो 10 है इसमें एंगल आ रहा है सर, इसका काम तमाम करना है हमें। तो इसका काम तमाम करोगे तो देखो मैंने बोला था ना कि इसके कंपोनेंट कर लो, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ये ऐसे है ना, ऐसे है, इसी तरीके से दिख रहा होगा आपको ना, ऐसे है, और बाकी तो नीचे लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, इधर 40 लगा हुआ है एक, है ना, इधर लगा हुआ है इधर, ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक 5 मीटर नीचे लगा हुआ है, और ये 10 एंगल पे है 37 पे,
इसके कंपोनेंट कर लो, एक ये और एक ऊपर सीधा। हाँ, तो देखो इसके कंपोनेंट करोगे आप तो इस डायग्राम को ऐसे बनाओगे फिर आप, और उसको भूल जाओगे जिसका कंपोनेंट कर दिया। तो सर इसका कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन में आएगा, इसकी डायरेक्शन में आएगा tan cos 37, और इधर सर tan sin 37, और इधर तो ऑलरेडी लगा हुआ था कितना सर 4 न्यूटन, और इधर कितना लगा हुआ था सर 5 न्यूटन। ये इसीलिए करने को काम आता है, ये ध्यान रखना, इस ऐसे करने के काम आता है आपका, ताकि एक डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स आ जाए। इसीलिए हम कंपोनेंट्स ये पढ़ते हैं, हम रिजोल्यूशन पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आओ अब इसको सॉल्व करना है। अब तो कर ही लोगे आगे सॉल्व? हाँ सर कर लेंगे। अब तो इधर कितना आया बताओ सर? cos 37 की वैल्यू होती है सर 5/4, 5/4, तो 10 इंटू 5/4, तो ये कितना आया? 4/5, 4/5, तो 5 से सर ये 2 टाइम गया, और 5 से 2 टाइम गया, तो ये आ गया सर 8 आ गया ये। तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा सर? ये 10, 37 की वैल्यू होती है सर, 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ गया सर 6, तो ये आएगा 6, ये 6 और ये 10, ये आया हमारा 4, ये तो ऑलरेडी 4 था, ये भी 5 था। अब इसका रिजल्टेंट देखो, अब इसको देखो, वापस इधर बनाता हूं मैं, तो कितना आएगा बताओ सर? y डायरेक्शन में ऊपर की साइड 6 है, नीचे की साइड 5 है, तो बचा कितना सर? ये तो अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर को हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, और सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देते हैं। तो ये अपोजिट है, 180 पे याद करो मिनिमम वेक्टर मिलता था 180 पे, a माइनस बी कर देते थे डायरेक्ट रिजल्टेंट का। हाँ, तो डायरेक्ट माइनस कर दो सर, 6 है इधर 5 है, तो 1 न्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में मिल गया सर हमें। हाँ, x में देखो एक 8 है एक 4 है, तो सर 8 की डायरेक्शन में मिलेगा रिजल्टेंट, और कितना 8 माइनस 4, तो 4 मिल गया। अरे 4 आ गया ना, और किसकी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में आ गया आपका। हाँ सर ये समझ में आ गया। तो अब ये दोनों दोनों देखो ढंग से देखो कितना आ रहा है, दोनों के दोनों वेक्टर आपके है ना 90 पे हैं, एक ऐसे एक ऐसे, 1 न्यूटन ऊपर है 4 न्यूटन इधर है, तो कितना आ जाएगा सर? रिजल्टेंट लिख देंगे। ये तो सर एक्चुअल में हमें ऐसा लग रहा है कि ये ax ay की तरह ही दिख रहे हैं, तो 90 पे होते हैं, तो हम डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या लिख पाते हैं सर? दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2ab cos 90 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 90 पे 0 हो जाएगी वैल्यू। तो सर आंसर कितना आया सर? आंसर √17 आ गया सर इसका। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, समझ गए ना? जैसे ये वेक्टर है, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ओके कर लोगे? पॉज करो, लास्ट है, पॉज करो, और अभी क्या भी करो, पॉज करोगे, लास्ट करो जल्दी। किया क्या? अरे सर हम कर रहे हैं सर कंटिन्यूस, आपकी वीडियो एक शॉट में हम कंप्लीट कर रहे हैं सर, तो सर कर रहे हैं ऐसा नहीं, करो करो, पॉज करके पॉज हटाओ, और अब फिर वापस देखो मैं कैसे कैसे करता हूँ, ठीक है? तो देखो क्या आपने इसी तरीके से सोचा? हाँ सर 5 न्यूटन तो अपनी जगह ही है, हाँ सर बिल्कुल, ये दोनों है ना अलग डायरेक्शन में थे, तो इनको इनके कंपोनेंट कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं तो इनको डायरेक्शन में आ जाएंगे। चलो 5 का करते हैं पहले, तो 5 का कंपोनेंट सर आप पेन चेंज करके करो ताकि हमें दिखे। तो 5 न्यूटन का मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे कि सर इधर की साइड कंपोनेंट आएगा इसका सर 5 cos 37, और इधर आ जाएगा सर 5 sin 37। हाँ सर ये आएगा। सर दूसरा कलर लो और इसका भी कर दो सर, 5 न्यूटन 37 पे इधर है। अच्छा 37 इधर था, ओके ओके ओके, देखो देखो देखो, इधर हमारा 37 नहीं था, इधर हमारा था 53, तो इधर आएगा 53, और इधर क्या आएगा 5 sin 53,
साइन 53। ओके 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 सर ओके। फिर सर येलो ले लो या फिर दूसरा कलर ले लो, रेड कलर ले लो। इधर वाले 5 का सर, इस वाले 5 का, इस वाले 5 का इधर कंपोनेंट लो आप सर। 5 cos 37 और इधर आएगा 5 5 साइन 37। हाँ सर। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर दो, ये अपनी डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो इनका वापस क्या बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे। तो देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आया सर। इसकी वैल्यू आई 5 साइन 53, 5 साइन 37 की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5 है ना। तो 3/5, तो 5 से 5 कट गया तो 3 आ गया सर। इसकी वैल्यू कितनी आई सर, इसकी वैल्यू होती है 4/5, 4/5 इंटू 5, 5 से 5 कट गया तो सर 4 आ गई। इसकी बताओ, इसकी बताओ सर। ये है साइन 53, इसकी वैल्यू होती है सर 4/5, 5 से 5 कट गया तो सर 4 आ गया। इसकी वैल्यू बताओ सर, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 5 से 5 कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई 3। हाँ सर, ये 4 और ये 3 एक डायरेक्शन में, तो ऊपर कितना आ गया सर, ऊपर आ गया हमारा 3 + 4, 3 + 4 7 आ गया सर। नीचे सर, नीचे 5 ही है, इधर सर इधर 4 है और इधर सर इधर 3 है। तो रिजल्टेंट कितना है बताओ, ये छोटा ये बड़ा, तो बचा कितना सर, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो बच गया सर हमारा ऊपर की डायरेक्शन में 2, ये बड़ा ये छोटा, तो इधर की साइड सर इधर की डायरेक्शन में बच गया हमारा 1 न्यूटन इधर बच गया, 2 न्यूटन इधर बच गया। हाँ सर, तो अब आंसर दोनों 90 में। हाँ सर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा सर, रिजल्टेंट 5 आ जाएगा। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर रहेगी सर, इन दोनों के बीच में रहेगी। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए सर, कंपोनेंट करना आ गया है आज हमें। चलो ठीक है, चलो यहां तक ही रखते हैं। और आई होप आपको ये 2D का ये रिजोल्यूशन कंप्लीट अच्छे से आ गया होगा, 2D का भी है ना। अब 3D का अब बाद में करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट इसको क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह ये करेंगे हम। ओके, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय। और लाइक का बटन, उसमें कुछ कमेंट भी और शेयर भी। ओके चलो बाय बाय।